हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो आज ये हमारा एसएससी जीडी का 2025 का प्रैक्टिस सेट ये फर्स्ट है हमारा। तो जीएस का है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन केम इनटू द एग्जिस्टेंस एंड कंपाइल्ड स्टैंडर्ड रूल। तो जो अखिल भारतीय कबड्डी महासंघ है ये मतलब कब अस्तित्व में आया और इसके मानकों के नियमों का कब संकलन किया गया। तो जो ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन है ये 1950 में अस्तित्व में आया और इसके जो मानक संकलन है तो इनका 1950 में अस्तित्व में आया और मानकों के नियमों का संकलन किया गया। अब हम थोड़ा जानते हैं जो कबड्डी वर्ल्ड कप है वो इंडिया ने कब जीता। वर्ल्ड कप, तो जो कबड्डी वर्ल्ड कप है तो ये इंडिया ने 2004 में जीता। तो ये भी पूछा जाता है कि जो 2004 का है इंडिया विनर। तो जो 2004 का वर्ल्ड कप था, जो कबड्डी वर्ल्ड कप था, ये मतलब किस राज्य में हुआ था। ये आपका महाराष्ट्र में हुआ था और पहली बार हुआ था। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है कि कबड्डी वर्ल्ड कप इंडिया में पहली बार कब हुआ, 2004 में। और कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में। और देखिए जो कबड्डी वर्ल्ड कप है इंडिया विनर रह चुका है 2004 का और 2007 में भी विनर रह चुका है और 2016 में कबड्डी वर्ल्ड कप विनर रह चुका है। और देखिए जो ये कबड्डी वर्ल्ड कप है और एक एशियन कबड्डी चैंपियनशिप भी होती है। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप तो ये भी कबड्डी से रिलेटेड है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है आपका, एट द एंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग 5-year प्लान इंडिया 5 IITs वर सेट अप इन द कंट्री। जो 5 IITs थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें 5 IITs की स्थापना हुई। तो 5 IITs की स्थापना ये पहली पंचवर्षीय योजना थी, फर्स्ट 5-year प्लान FYP 5-year प्लान है ये। तो जो फर्स्ट 5-year प्लान था उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। ये प्रेजेंट किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, JAL नेहरू जी के द्वारा। और देखिए जो इकोनॉमिस्ट थे वो थे आपके KN राज। और देखिए आपका जो ये मतलब इस तरह से एक प्रश्न ये वाला इम्पोर्टेंट रहता है कि जो फर्स्ट 5-year प्लान था ये किस पर बेस्ड था। बेस्ड अपॉन था ये हेरोड डॉमर मॉडल पर बेस्ड था। हेरोड डॉमर मॉडल पर बेस्ड था। और इसमें 5 IITs जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी इसी के तहत 5 IITs की स्थापना हुई थी। तो आप मतलब ये वाला पॉइंट याद रखें कि ये जो तो ये जो पहली पंचवर्षीय योजना थी तो ये किस पर बेस्ड थी। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, अभी हम थोड़ा यहाँ जो पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो जो पंचवर्षीय योजना थी इंडिया में सबसे पहले 1944 में बॉम्बे प्लान के नाम से मतलब जाना गया। जो पंचवर्षीय योजना थी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्यमी थे,
ये मतलब एक साथ आए और इसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना गया 1944 में। कब? तो ये एक अच्छा पॉइंट बनता है कि जैसे ये भी पूछ सकता है आपसे कि 1944 में जो पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड प्लान था वो उसका नाम क्या था? तो बॉम्बे प्लान। या आपसे इस तरह से पूछेगा कि बॉम्बे प्लान मतलब किस वर्ष संगठित हुआ? इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो 1944। तो आपको इस तरह से जवाब देना है। और देखिए, तो जो मतलब 5 ईयर प्लान था, ये किसने सबसे पहले एस्टेब्लिश किया? तो जोसेफ स्टालिन थे। जोसेफ स्टालिन थे। स्टालिन, तो इन्होंने ये मतलब सबसे पहले स्थापित किया। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में जो प्लान मतलब पहले इंडिया में प्लानिंग कमीशन किस मतलब इंडिया में कौन इम्प्लीमेंट करता है? जो 5 ईयर प्लान है, जो 5 ईयर FYP प्लान है, उसको कौन इम्प्लीमेंट करता है? उसको इम्प्लीमेंट पहले था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन था। और अब जो प्लानिंग कमीशन था, तो अब ये इसका नाम क्या कर दिया गया है? अब इसका नाम नीति NITI, तो ये नीति आयोग कर दिया गया है। तो जो अब आपसे एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि नीति आयोग मतलब जो प्लानिंग कमीशन था उसका नाम कब चेंज किया गया? तो ये 2014 में इंडिपेंडेंस डे की स्पीच पर 2014 में अगस्त 2014 में नीति आयोग मतलब नाम चेंज किया। प्लानिंग कमीशन का नाम नीति आयोग किया गया था। तो आप इस तरह से भी जान सकते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये आपका 1951 से लेकर 1956 तक था, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो आपका 1956 से लेकर 1961 तक था। अब देखिए, पहला जो आपका था वो हेरोड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था, और जो दूसरा वाला था ये PC महलनोबिस पर बेस्ड था। महलनोबिस पर बेस्ड था, आप ये कह सकते हैं बेस्ड। और देखिए, इसमें जो मतलब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की इस तरह हुआ था, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। जैसे आपका भिलाई था, राउरकेला था, इसमें जो स्टील पावर प्लांट थे ये लगाए थे। भिलाई था आपका, राउरकेला था, तो ये पावर प्लांट लगाए गए थे। और ये जो मॉडल था ये मिक्स्ड इकोनॉमी पर बेस्ड था। मिक्स्ड इकोनॉमी था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका जो नेहरू ट्रॉफी है, नेहरू ट्रॉफी कंपटीशन नियर द अल्प जूहा held in the second Saturday of August every year, the most competitive and the popular of the category। तो एक प्रतिस्पर्धा है जो लापू जुआ के पास हर साल अगस्त के दूसरे शनिवार को आयोजित होती है। जो नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता है ये मतलब कौन सी प्रतियोगिता है? तो इसको बोट रेस के नाम से जाना जाता है। नेहरू ट्रॉफी जो है बोट रेस है। तो जो नेहरू ट्रॉफी है ये कहाँ मतलब होती है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ होती है? केरल में। नेहरू ट्रॉफी जो है, जो बोट रेस है वो कहाँ होती है? केरल में। और जो बोट रेस को मतलब अवार्ड दिया जाता है तो वो नेहरू ट्रॉफी के नाम से है। और देखिए, जो केरल में है आपका ओनम, तो ओनम फेस्टिवल के टाइम ये होती है। और ये जो ओनम है ये आपका स्प्रिंग फेस्टिवल है। स्प्रिंग फेस्टिवल है, स्प्रिंग फेस्टिवल है ये आपका। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि जो संगीत नाटक अकेडमी है, अकादमी है, जो भारत की राष्ट्रीय ये एक भारत की नेशनल अकेडमी है। इसे 1952 में
भारत की डैश सरकार के संकल्प द्वारा बनाया गया है, जिसके पहले अध्यक्ष पीवी राजमन्नार थे। तो वो कौन, मतलब किसके द्वारा बनाया गया? तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बनाया गया। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो राजमन्नार थे। तो अब ये किसके आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मतलब जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो अब हम जैसे जो संगीत नाटक एकेडमी है SNA, जो संगीत नाटक एकेडमी है आपकी, तो इसकी जो स्थापना थी वो 31 मई 1952 को की गई थी। लेकिन इसका जो ऑफिशियली इनॉग्रेशन हुआ था, मतलब उद्घाटन हुआ था, वो कब हुआ था आपका? 28 जनवरी 1953 में हुआ था। इसका जो उद्घाटन था वो 53 में हुआ था। तो आपसे ये इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो संगीत नाटक एकेडमी थी उसकी स्थापना कब हुई? 1952 में, और उद्घाटन कब हुई? 28 जनवरी 1953 में। और देखिए उस टाइम ये भी पूछा जा सकता है कि प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है वो है आपका, जो ध्वनि की प्रबलता की इकाई मापी जाती है, जो लाउडनेस ऑफ साउंड है, वो किसके द्वारा मापी जाती है? मतलब उसका एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट क्या है? तो जो ध्वनि की है वो है आपकी डेसिबल। अब हम बात करते हैं जो वॉट है, ये आपकी पावर की है। वॉट आपकी पावर की है। हर्ट किसकी है? फ्रीक्वेंसी की। और आपका एम्पियर है इलेक्ट्रिक करंट का। तो डेसिबल आपकी ध्वनि की है, वाट आपकी पावर की है, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की है, और एम्पियर है आपकी इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये हमारा छठवां प्रश्न है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज अ फेस्टिवल ऑफ बोनालू सेलिब्रेटेड? जो बोनालू फेस्टिवल है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। और ये जो जीडी का पेपर है हमारा, ये कंटिन्यू आएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। इस तरह के क्वेश्चन हमारे, मतलब जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे इसी बेस्ड रहेगा। और हर पेपर में 20 क्वेश्चंस हैं। आपको मतलब सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो जो बोनालू त्योहार है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। कहाँ? तेलंगाना। अब हम बात करते हैं असम में आपका, देखिए बिहू मनाया जाता है, बिहू। और आपका माघ फेस्टिवल है। और देहांग पिटकई है, देहांग पटकई है। ये आपके कहाँ मनाए जाते हैं? ये आपके असम में। माघ है, बिहू है। और वेस्ट बंगाल में आपका वसंत पंचमी है, VS वसंत पंचमी, BSP में ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ। और आपका दुर्गा पूजा है ये आपके वेस्ट बंगाल में मनाए जाते हैं। और आपका तमिलनाडु में कामबम है, जालीकट्टू है, कामबम है, और जालीकट्टू है। जो मतलब बैल, ये जालीकट्टू है, बैल लिए जाते हैं और उनके ऊपर बैठ के, मतलब इस तरह से कुछ है। ये जालीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सातवां है। तो सातवां प्रश्न है, फेमस बुक अर्थशास्त्र टेल अस that the northwest was important for the blankets for dash and goldstone during the Mauryan period। तो जो अर्थशास्त्र बुक है, तो
अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई? कौटिल्य के द्वारा, या हम विष्णुगुप्त के द्वारा कह सकते हैं इनको। कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो मौर्य काल के दौरान उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और सोने के लिए प्रसिद्ध है। ब्लैंकेट सोने और कंबल के। तो ये किसके लिए, कौन से पीरियड के लिए मतलब मौर्य काल था उस टाइम पे, मौर्यन पीरियड था। और नॉर्थ वेस्ट वेव इंपोर्टेंट ब्लैंकेट मौर्यन पीरियड ड्यूरिंग द, तो ये कहाँ था महत्वपूर्ण? पत्थर किसके लिए महत्वपूर्ण था? ये आपका साउथ इंडिया के लिए महत्वपूर्ण था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका साउथ इंडिया, SI, साउथ इंडिया। तो अगला हमारा प्रश्न है वो है आपका 8वां प्रश्न है, पार्टनर विद डे न्यूलम टुवर्ड द एम्पावरिंग द वुमेन एंटरप्रेन्योर इन द जून 2023। तो महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए डे नलम के साथ साझेदारी की गई। तो इसकी जो साझेदारी है वो UNDP के साथ की गई थी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो डायरेक्टली ये आपसे मतलब ये भी हो सकता है कि आपसे डायरेक्टली इनकी फुल फॉर्म पूछ लिए जाए। तो जैसे UNG है, तो UNG की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो ये आपको WHO की पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को की आपको यूनाइटेड नेशन, थोड़ा यहाँ हम पेन का कलर चेंज करते हैं तो हाँ हो गया। तो यूनेस्को की आपकी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आपकी किसकी है? यूनेस्को की। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न आएगा 9वां। तो ये आपका 9वां प्रश्न है। तो SC के पूर्व न्यायाधीश जो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया था वो कौन थे? तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको मतलब AP के, आंध्र प्रदेश के गवर्नर बनाए गए और पहले ये एक न्यायाधीश थे? तो वो है आपके DY चंद्रचूड़। तो ये अभी CJI से रिटायर हुए हैं। और संजीव खन्ना अभी न्यू बने हैं, न्यू CJI हैं, ये CJI हैं, ये न्यू हैं, यहाँ न्यू लिख देते हैं। और जो सैयद अब्दुल नजीर थे ये पहले आपके जो जज रह चुके थे और अब फिलहाल में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए थे, सैयद अब्दुल नजीर। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला हमारा 10वां प्रश्न है वो है, आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट 5-year प्लान 1951 अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द फर्स्ट PM जवाहरलाल नेहरू। तो मतलब जो पहला फाइनेंशियल 5-year प्रोग्राम था, जो पहला था 1951 से लेकर कब तक था? 1956। तो जो फर्स्ट 5-year प्लान था, 5-year प्लान जो था जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको लॉन्च किया गया था। तो वो किस पर था, किस पर बेस्ड था? सोशलिस्ट था, सामाजिक था,
आपका। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सोशलिस्ट। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका 11वां प्रश्न है। तो 11वां, अमृतसर की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? जो अमृतसर की संधि थी उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? तो 1810 में अमृतसर की संधि हुई थी। अब हम बात करते हैं 1846 में। तो 1846 में कौन सी संधि हुई थी? लाहौर संधि। लाहौर संधि कब हुई थी? 1846 में। और देखिए 1765 में आपकी इलाहाबाद संधि हुई थी। इलाहाबाद संधि तो कब हुई थी? 1765 में। और 1762 में आपकी जो श्रीरंगपट्टनम थी, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, तो ये कब हुई थी? 1792 में। टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी ये जो ट्रीटी थी, टीपू सुल्तान एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है ये 12वां प्रश्न है आपका। तो नेम ऑफ द इंडो पर्शियन डांस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, जो मतलब कौन सा इनमें से कौन सा डांस है जो इंडो फारसी है का नृत्य का नाम बताएं। तो जो इंडो फारसी है वो आपका कौन सा है? कथक। तो ये कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश में। गरबा आपका कहाँ है? गुजरात में, गुजरात। और आपका जो चहू है ये आपका देखिए चहू वेस्ट बंगाल में भी मनाया जाता है और झारखंड में भी मनाया जाता है ये चहू। और ये और उड़ीसा में भी, उड़ीसा में भी ये मनाया जाता है। तो ये इन तीनों स्टेटों में मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। और जो कथकली है आपका ये कहाँ का है? केरल का। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है आपका 13वां प्रश्न है। पनाला घोष फेमस फॉर विच ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? जो पनाला घोष हैं ये आपके कौन से इंस्ट्रूमेंट से के लिए प्रसिद्ध हैं? तो जो पनाला घोष हैं ये आपके फ्लूट के लिए प्रसिद्ध हैं, बांसुरी के लिए। देखिए अब हम बात करते हैं जो शहनाई वादक हैं वो कौन से हैं। तो इससे भी प्रश्न आता है कि शहनाई वादक कौन है? वो आपके जैसे शहनाई वादक हैं वो हैं बिस्मिल्ला खान है, बिस्मिल्ला खान है। और जैसे तबला वादक हैं आपके, तबला वादक जाकिर हुसैन थे, जाकिर हुसैन है। और आपके जो सरोद वादक हैं वो हैं आपके अमजद अली खान। तो इस तरह से भी प्रश्न आता है आपका कि जैसे अमजद अली खान है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, या आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि जो जाकिर हुसैन है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अब जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऑप्शन में ये चारों ऑप्शन दे दिए जाएं कि पनाला घोष, बिस्मिल्ला खान, जाकिर हुसैन और अमजद खान, और आपसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो शहनाई से संबंधित हैं, शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इस तरह से भी आपके मतलब प्रश्न घुमा के पूछा जा सकता है। और अगला जो प्रश्न है हमारा वो है 14वां प्रश्न है। तो भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? तो जो लिएंडर पेस हैं वो कौन सा खेल खेलते हैं? जो लिएंडर पेस हैं वो लॉन टेनिस खेलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, क्या है? लॉन टेनिस। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका अ टैंक कॉल्ड इज द नीति आयोग। देखिए ये वाला प्रश्न हमने ऊपर भी आपको समझाया था। नीति एस्टेब्लिश्ड टू द एडवाइस द गवर्नमेंट। तो जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट का एक सलाह देने की नीति का आयोग का नाम टैंक की स्थापना की गई थी, मतलब कौन सा है? वो है आपका पॉलिसी
थिंक टैंक, पॉलिसी थिंक टैंक है ये आपका। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 में। तो मैंने ऊपर बताया था आपको, इसको पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। और प्लानिंग कमीशन का काम क्या है कि जो 5 ईयर प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, सेकंड 5 ईयर प्लान था, इनको इम्प्लीमेंट में लाना। थर्ड ईयर था, फोर्थ ईयर था, 5 ईयर प्लान था, तो इनको इम्प्लीमेंट में लाना। तो पहले किस नाम से जाना जाता था? ये प्लानिंग कमीशन के नाम से। लेकिन 2014 में इसको नीति आयोग के नाम से जाने जाने लगा, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी, पॉलिसी थिंक टैंक। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका 16वां प्रश्न है ये। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन। जो संविधान सभा थी, तो भारत का संविधान कब अपनाया गया? तो भारत का संविधान जो था आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो देखिए, जो 26 नवंबर 1949 था, उस टाइम पे 395 आर्टिकल थे और आपके 8 शेड्यूल थे और 12 भाग थे। तो ये सारी चीज थी जब 26 नवंबर 1949। लेकिन अभी करंट में 450 के समथिंग आर्टिकल हैं और 25 भाग हैं और 12 शेड्यूल हैं फिलहाल। तो आर्टिकल हैं 25 भाग हैं और 12 शेड्यूल हैं फिलहाल में, 12 शेड्यूल हैं। देखिए, जो पूर्ण संविधान था वो आपका 26 जनवरी 1950, मतलब कुछ जो हिस्सा रह गया था संविधान का जो अपना ये पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950। और देखिए, एक प्रश्न ये भी है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस सेशन में हुई थी? तो जो पूर्ण स्वराज की मांग किस सेशन में हुई थी? लाहौर सेशन हुआ था, स्वराज लाहौर सेशन हुआ था, वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है ये है आपका 17वां प्रश्न है। जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? एज पर द सेंसस 2011 which of the following state have the highest female literacy rate? तो जो हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है वो आपका कौन सा है? वो है आपका केरला। तो जैसे आपको हाईएस्ट पूछा है, यहाँ आपसे हो सकता है कि लोएस्ट भी पूछ ले। तो हाईएस्ट किसका है? आपका केरला का है। और लोएस्ट किसका है? आपका हरियाणा का। जो ये लिटरेसी रेट कहाँ का है? यहाँ का। लेकिन लोएस्ट कहाँ का है? आपका बिहार का। तो अगर हम सेक्स रेशियो की बात करें तो वो है आपका सेक्स रेशियो लोएस्ट कहाँ का है? हरियाणा का। और सेक्स रेशियो की बात करें, हाईएस्ट किसका है? केरला का। तो केरला का एजुकेशन में भी है और सेक्स रेशियो में भी, लिंगानुपात में भी केरला पहले पर है, हरियाणा लास्ट में है और बिहार ये आपका जो महिला साक्षरता दर में है ये आपका लोएस्ट है। तो और देखिए, यहाँ हम थोड़ा बात करें कि जो पहली सेंसस थी जो जनगणना की स्थापना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। 1872 में किसके द्वारा? लॉर्ड
लॉर्ड मायो के द्वारा हुई थी। और देखिए 1881 से ये कंटिन्यू मतलब होने लगी। और अभी जो 2011 की जो जनगणना थी ये मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया की तो ये 7वीं जनगणना थी, इंडिपेंडेंट इंडिया की 7th थी, और टोटल कौन सी थी 15th। तो इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो 2014 की जनगणना थी वो कौन सी जनगणना थी। जैसे आपको अगर मान लो ऑप्शन में बोल दे कि इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आप 7th लगाएंगे, और आपको पूछे कि टोटल में कौन सी थी, तो टोटल में आपकी 7th थी, मतलब 15 थी, टोटल में कौन सी थी 15वीं थी। तो इस तरह से आप मतलब क्वेश्चन के आंसर दें। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका फुल फॉर्म बेस्ड है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी। जो एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो जो एफटीपी है इसको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ऑप्शन ज्यादातर सेम है यहाँ पे, जैसे आपको यहाँ दिया है फाइल ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल, तो जल्दबाजी में लोग ये है कि जैसे यहाँ है फैच ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो हम ये भी लगा सकते हैं कि फैच ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो सकता है। लेकिन ऑप्शन आपको एग्जाम में क्या होता है कि आपको ऑप्शन सारे सेम लगते हैं कि यार ये भी सही है ये भी सही है, आप कंफ्यूज रहते हैं। तो आप ये है कंफ्यूज ना रहें, आपके कंसेप्ट ये है कि आप मेन है रिवीजन, आप रिवीजन कंटिन्यू करें, और आप अपने जो भी पढ़ रहे हैं वो आप नोट्स बनाएं और कंटिन्यू रिवीजन करें, आप एक अच्छा स्कोर लेके आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए प्रोटोकॉल, और लास्ट वाला है फाइल ट्रांसफर प्रोटेक्शन। तो हम जल्दबाजी में ये है कि यहाँ आपको नंबर अच्छे मतलब कंफर्म है यहाँ आपका नंबर, तो इस तरह की गलती ना करें। तो कुछ यहाँ जो इससे रिलेटेड मतलब पीसी से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ फुल फॉर्म है, उनको थोड़ा हम देखते हैं। तो जैसे रैम है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यहाँ मैंने मुश्किल से 10-15 हैं, ये जल्दी हो जाएंगी। जैसे HDD है हार्ड डिस्क ड्राइव है, आपकी CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क है, वैन है वाइड एरिया नेटवर्क है, यूपीएस ये आपकी इंपॉर्टेंट है, ये आप मतलब ये वाली पूछी जाती है यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, और यूएसबी की यूनिवर्सल पावर सप्लाई, तो ये वाली पूछी जाती हैं। ये जो दो हैं ये इंपॉर्टेंट है। OMR की ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन है, और MICR की मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन है। तो आगे थोड़ा और है, तो ये कि जैसे आपकी आईसी है वो इंटीग्रेटेड सर्किट है। जैसे आपसे कंप्यूटर के जनरेशन की बात कर दे, कंप्यूटर की जो जनरेशन है, जैसे फर्स्ट जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन किस पे बेस्ड थी आपकी वैक्यूम बेस्ड थी, और फिर सेकंड जो थी जैसे वैक्यूम थी, फिर ट्रांजिस्टर सेकंड जो थी ट्रांजिस्टर बेस्ड थी, और जो थर्ड जनरेशन थी आपकी वो किस पे बेस्ड थी आईसी पे। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि, और फोर्थ थी मतलब VLSI पे थी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे थी। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि ट्रांजिस्टर बेस्ड थी, वैक्यूम बेस्ड थी। तो ये भी पूछा जाता है आपसे कि जो कंप्यूटर की पहली जनरेशन थी वो किस पर बेस्ड थी, तो वो कौन सी थी वैक्यूम बेस्ड, और ये ट्रांजिस्टर बेस्ड थी, और थर्ड जो थी आईसी। तो आईसी की फुल फॉर्म क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट। OCR की ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन है, मैन की मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क है, PC की पर्सनल कंप्यूटर है, BCR की है ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन है, और आपकी लैन की है लोकल एरिया नेटवर्क है, रोम की है रीड ओनली मेमोरी, CRT कैथोड रे ट्यूब है, FTPS फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। देखिए अभी हमने आपको FTP की बताई थी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन जो S लगा है वो आपकी सिक्योर है। जैसे HTML है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है HTML की। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है आपका 9वां प्रश्न है, 19वां है ये आपका। हु इज द गवर्नर ऑफ द उत्तर प्रदेश इन 20
2024 में यूपी की जो सीएम है वो कौन है? तो रामनाथ कोविंद, बिरजू भाई पटेल, आनंदीबेन पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आनंदीबेन पटेल। ये जो है अभी फिलहाल यूपी की क्या है? गवर्नर है। तो थोड़ा गवर्नर देखिए, ये जीडी में गवर्नर से रिलेटेड या सीएम से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है कई सारे एग्जामों में। तो थोड़ा हम गवर्नर जो हैं जिस भी स्टेट के हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश के हैं आपके श्री जस्टिस अब्दुल नजीर। तो जैसे अब्दुल नजीर थे, ये अभी आपका पूछा था कि आंध्र प्रदेश के कौन है, तो अब्दुल नजीर हैं। ये आपके जो न्यायाधीश भी रह चुके हैं। तो ये वाला जो है इम्पोर्टेंट है कि अब्दुल नजीर किस स्टेट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस रह चुके हैं। तो जो अरुणाचल प्रदेश के हैं वो है लेफ्टिनेंट जनरल केवलिया त्रिविक्रम परनायक। और जो असम के हैं श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। और बिहार के श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। और छत्तीसगढ़ के रामेन डेका हैं। गोवा के पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। और आचार्य देव हैं, आचार्य देव व्रत हैं, गुजरात के हैं। और हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय हैं। और हिमाचल के आपके शिव प्रताप शुक्ला हैं। झारखंड के संतोष कुमार गंगवार हैं। और कर्नाटक के थावर चंद गहलोत हैं। और केरला के आरिफ मोहम्मद खान हैं। और मध्य प्रदेश के मंगू भाई चंगू भाई पटेल हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये है कि मेन है आपका रिवीजन। आप जितना रिवाइज करेंगे चीजों को वो आपको उतना ही याद रहेंगी। मेन ये है रिवीजन। तो ये हमारा 20वां प्रश्न है। तो जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में हुआ था? नहीं, जो फर्स्ट था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत था, ये कौन सा था? फर्स्ट हुआ था 1556 में। ये सेकंड हुआ था। और जो थर्ड था वो 1761 में हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर है 1761। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आपको जो 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत था ये किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो इस तरह से मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। तो एक आपके लिए प्रश्न है कि अभी जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है? तो इसका आप कमेंट में आंसर दें कि जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।